अध्याय 51। लंबे और दुबले बुजुर्ग की दाहिनी तर्जनी द्वारा इशारा किए जाने पर और बुजुर्ग के किसी भी क्रोध से रहित होने के बावजूद सांगवान जी घबराहट से निगलने में मदद नहीं कर सका। सांगवान ली की हत्या, जबकि भारी दुख का कारण थी, ने उसमें एक इनएक्सप्लिकेबल डर पैदा कर दिया। सांगवान ली नाड़ी एकत्रीकरण क्षेत्र के अंतिम चरण में एक वास्तविक पावरहाउस था। हालांकि सांगवान जी नाड़ी अशिंग क्षेत्र में प्रवेश कर गया था और यहां तक कि एक पूर्वज नाड़ी को भी सक्रिय कर दिया था, वह सांगवान ली को इतनी आसानी से मार नहीं सकता था। अगर ऐसा है तो क्या इसका मतलब यह नहीं था कि बुजुर्ग कम से कम नाड़ी अशिंग क्षेत्र के मध्य चरण में एक शक्तिशाली व्यक्ति था? चंद्रधनुष शहर में सिटी लॉर्ड के हवेली से उस व्यक्ति को छोड़कर शायद कोई और नहीं था। लेकिन सांगवान जी निश्चित था कि यह लंबा और दुबला बुजुर्ग सिटी लॉर्ड के हवेली से वह व्यक्ति नहीं था। इसके अलावा उसे एक स्पष्ट भावना थी कि सिटी लॉर्ड के हवेली से मध्य चरण नाड़ी अशिंग क्षेत्र विशेषज्ञ भी उस पर उतना दबाव नहीं डालता था जितना यह व्यक्ति डालता था। महानुभाव ने तुम्हें बुलाया है, क्या तुम बहरे हो? सांगवान जी को एक राख जैसे चेहरे के साथ एक ही स्थान पर जड़ जमाए हुए देखकर लंबे और दुबले बुजुर्ग ने अभी तक बात नहीं की थी जब उसके बगल में काले कपड़े पहने हुए व्यक्ति ने अधीरता से चिल्लाया। इस आउटबर्स्ट पर सांगवान जी कांप गया। सांगवान परिवार के मुखिया के रूप में वह जिम्मेदारियों को लेने और छोड़ने दोनों में सक्षम था। हालांकि नए आने वाले ने उसके परिवार के 2 सदस्यों को लगातार मार दिया था, जिसमें उसका सबसे प्यारा बेटा भी शामिल था। इस समय वह कोई विद्रोह नहीं कर सका। आमतौर पर दबंग सांगवान परिवार के मुखिया को लंबे और दुबले बुजुर्ग की ओर कांपते हुए चलते देखकर सांगवान परिवार के सभी सदस्यों को अपमान की भावना महसूस हुई। बेशक इसमें युवान शर्मा और उसके 2 बच्चे शामिल नहीं थे। वे पहले सांगवान परिवार द्वारा एक कोने में धकेल दिए गए थे और लंबे और दुबले बुजुर्ग और उसके साथियों का आगमन वास्तव में उनके लिए मौत से बचने का एक मौका था। सांगवान परिवार द्वारा उन पर अभी किए गए अपमान के बारे में सोचकर युवान शर्मा ने खुशी की भावना महसूस करने में मदद नहीं की, भले ही नए आने वाले बुरे इरादे वाले हों और उसका अपना परिवार एक अच्छे अंत तक न पहुंचे। वर्तमान में सांगवान परिवार को पीड़ित देखकर उसे खुश करने के लिए पर्याप्त था। उन्हें सही मिला। युवान वेई, जो अपनी चोटों के बावजूद वापस चलने में कामयाब रही थी, ने ये ठंडा टिप्पणी बोली। सांगवान इंग, जो काफी करीब था, ने उसे सुना, लेकिन ऐसे समय में वह इन तीनों पर ध्यान देने के मूड में कैसे हो सकता था? हालांकि सांगवान परिवार के मुखिया धीरे धीरे चल रहे थे, वह जल्द ही बुजुर्ग के एक झांक के भीतर पहुंच गए। वह चुप रहा, बुजुर्ग के क्रोध को फिर से उकसाने से डरता था। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या सांगवान परिवार के पास एक खून सी लाल चांद के आकार का जैद आभूषण है? बुजुर्ग ने सांगवान जी के डरे हुए और रिजेंटफुल अभिव्यक्ति को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, सीधे अपना सवाल पूछा। इसे सुनकर सांगवान जी और सांगवान परिवार के कई सदस्य पूरी तरह से भ्रमित थे, फिर भी कुछ हिंसक रूप से कांप उठे। इन कांपते हुए आकृतियों में युवान शर्मा और उसके 2 बच्चे थे। सांगवान ली को कुछ एहसास हुआ और उसने अपना हाथ बढ़ाया, युवान वेई की कांपती हथेली को पकड़कर उसे कुछ भी न देने का संकेत दिया। इस बीच युवान शर्मा ने अपनी दाहिनी हथेली पर मजबूती से दबाया, जहां एक खून सी लाल क्रेसेंट मार्क छपा हुआ था। वह जानता था कि लंबे और दुबले बुजुर्ग द्वारा उल्लिखित वस्तु कोई और नहीं बल्कि रक्त चंद्रमा जेड था, जो एक निशान बनने से पहले 1 दशक से अधिक समय से उसकी गर्दन के चारों ओर पहना गया था। दुर्भाग्य से रक्त चंद्रमा जेड एक रक्त चंद्रमा निशान में बदल गया था और अब शारीरिक रूप से मौजूद नहीं था। इसने युवान शर्मा और उसके परिवार को एक अवसर प्रदान किया। अगर रक्त चंद्रमा जेड एक मूर्त वस्तु बना रहता तो वे मौके पर ही उजागर हो जाते। जैसे ही लंबे और दुबले बुजुर्ग ने पूछा, अब जब तक वे कुछ भी प्रकट नहीं करते तब तक किसी के लिए इसका पता लगाने का कोई तरीका नहीं था। लेकिन इस महत्वपूर्ण क्षण में युवान शर्मा और सांगवान ली दोनों ये भूल गए थे कि उन तीनों के अलावा एक और व्यक्ति था जो उनके साथ 1 दशक से अधिक समय से रह रहा था। वह व्यक्ति युवान शर्मा द्वारा उन सभी वर्षों तक पहनी गई वस्तु से बहुत परिचित था। सांगवान परिवार के प्रतिभाशाली सदस्यों को इकट्ठा किया गया था, जहां एक सफेद आकृति की नज़र दूर से एक मोटे कपड़े पहने हुए युवा पर टिकी थी। उसकी आंखें एक इंडिसर्नेबल प्रकाश के साथ फ्लिकरिंग कर रही थीं, जिससे एक को ये सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा कि वह क्या सोच रही थी। रक्तलाल जैड। जब लंबे और पतले बुजुर्ग ने सवाल किया तो सांगवान जी का चेहरा खाली था। वह स्पष्ट रूप से नाटक नहीं कर रहा था। सांगवान ली और उसके बेटे के बारे में उसकी समझ को देखते हुए उसने शायद युवान शर्मा की गर्दन पर लटकन पर कभी ध्यान नहीं दिया होगा। वास्तव में युवान शर्मा केवल 10 दिनों से सांगवान परिवार की नज़र में था, और जब वह सांप के घोंसले से बाहर आया तो भौतिक रक्त चंद्रमा जेड पहले ही उसकी गर्दन पर नहीं था। सांगवान परिवार में कई जेड हैं, लेकिन सांगवान जी ने अपने दिमाग पर जोर दिया और एक रक्त लाल चांद के आकार के जेड की छवि को याद नहीं कर सका, और अगले ही पल उसने एक बड़ी राहत की सांस ली। सांगवान जी के विचार में इन खतरनाक शक्तिशाली व्यक्तियों ने शायद कुछ गलती की थी, या शायद वह वस्तु पहले चंद्रधनुष शहर में दिखाई दी थी, इसलिए वे पूछताछ करने आए थे। यह एक गलतफहमी होनी चाहिए। ओह,
तुम नहीं जानते। इससे पहले कि सांगवान जी जवाब दे पाते, लंबे पतले बुजुर्ग की आंखों में निराशा का एक निशान चमक गया और उसके कोमल बड़बड़ाहट ने स्पष्ट रूप से उसकी निराशा की गहराई को प्रदर्शित की। अगर ऐसा है तो इस सांगवान परिवार को रखने का कोई फायदा नहीं है। जैसे ही परिवार के मुखिया सांगवान जी ने राहत की सांस ली, उसने अचानक एक वाक्य सुना जिसने उसे डरा दिया। हालांकि यह ज्यादा तीव्रता के साथ नहीं कहा गया था, यह ऐसा था जैसे वह कुछ बेहद तुच्छ बात पर चर्चा कर रहा था। फिर भी ये नर्म बोला गया बयान सांगवान जी के कानों में एक बिजली की तरह था और उसे अचानक एहसास हुआ कि शायद वह था जिसने कुछ गलत समझा था। इन मेहमानों का आज का अकारण आगमन शायद सांगवान परिवार के लिए विनाश का संकट था। उसके दिमाग में विचार तेजी से घूम रहे थे। सांगवान जी ने एक निर्णायक चुनाव किया, लंबे पतले बुजुर्ग को करीब से महसूस करते हुए। हालांकि वह अभी भी बुजुर्ग की असली साधना का पता नहीं लगा सका, लेकिन उसे जो डर महसूस हुआ वह चरम पर था। वह निश्चित रूप से उसके 1 मीटर के भीतर नहीं रहना चाहता था। झट! लेकिन जैसे ही सांगवान जी तेजी से पीछे हटा, लंबे पतले बुजुर्ग ने हल्के से अपनी बाँह उठाई और उसकी दाहिनी हथेली से काले प्रकाश की एक लकीर बाहर निकली जो अविश्वसनीय गति के साथ सांगवान जी के साथ पकड़ रही थी। क्या ये नाड़ी आत्मा है? निश्चित रूप से ये युवान शर्मा ही था, जिसे विशाल अनुभव था, जिसने सबसे पहले इस काले प्रकाश के विवरण की पहचान की। और जैसे ही लंबे पतले बुजुर्ग ने अपनी दाहिनी हथेली को बढ़ाया, वह आदमी के दाहिने हाथ के पीछे एक काला 5 सितारा निशान देखकर चौंक गया, जो एक अजीब आभा का उत्सर्जन करता हुआ प्रतीत होता था। नाड़ी आत्मा, एक तकनीक जो केवल उन लोगों के पास थी जो आत्मा नाड़ी क्षेत्र तक पहुंच चुके थे। इस बिंदु पर लंबे पतले बुजुर्ग द्वारा नाड़ी आत्मा को जारी करना यह दर्शाता था कि वह कम से कम आत्मा नाड़ी क्षेत्र का एक साधक था। और लंबे पतले बुजुर्ग द्वारा वील्डेड नाड़ी आत्मा को देखकर युवान शर्मा ने अचानक महसूस किया कि यह व्यक्ति शायद मणिकुंभ संप्रदाय के फूडू से काफी अधिक दुर्जय था जिसे उसने वाणिज्य चिकित्सा मंडप में देखा था। युवान शर्मा की अटकलों पर चर्चा न करें। काले चमक को देखकर सांगवान जी ने बहुत तेजी से प्रतिक्रिया दी। बेशक ये शारीरिक आंदोलन के मामले में नहीं था, बल्कि यह पहचानने के मामले में था कि यह क्या था। नाड़ी आत्मा, तुम एक आत्मा नाड़ी क्षेत्र साधक हो। ये स्वीकार किया जाना चाहिए कि सांगवान जी ने वर्षों से मजबूत साधकों के साथ कई मुठभेड़ों के कारण अपनी स्थिति को परिवार के मुखिया के रूप में बनाए रखा था। काले प्रकाश की आभा से उसकी प्रतिक्रिया युवान शर्मा की तुलना में ज्यादा धीमी नहीं थी और इस शक्ति की प्रकृति को समझने पर उसका दिल गहराई में डूब गया। एक आत्मा नाड़ी क्षेत्र का साधक सांगवान जी एक नाड़ी अशिंग क्षेत्र साधक से 2 प्रमुख क्षेत्रों ऊपर था और ऐसी एक आकृति पूरे चंद्रधनुष शहर में मिलना मुश्किल थी। सांगवान जी यह नहीं समझ पा रहा था कि क्यों, जब वह हमेशा सतर्क रहा था और उससे मजबूत किसी भी साधक को कभी नाराज नहीं किया था, ऐसी आपदा उस पर आएगी। आत्मा नाड़ी क्षेत्र, इसके बारे में क्या परेशान होना है? जैसे ही सांगवान जी ने चिल्लाया, लंबे पतले बुजुर्ग ने स्कॉफ किया और उसकी डिस्डेन की टोन ने युवान शर्मा को कुछ एहसास कराया, जबकि सांगवान जी का चेहरा कई रंगों से पीला हो गया। इस समय सांगवान जी सच में नहीं जानता था कि इस लंबे पतले बुजुर्ग के पास किस स्तर की साधना थी। आत्मा नाड़ी क्षेत्र को भी नीचे देखते हुए, क्या ऐसा हो सकता है कि यह व्यक्ति पृथ्वी श्रेणी के तीसरे क्षेत्र तक पहुंच गया था? दुर्भाग्य से इस बिंदु पर सांगवान जी के पास इन भ्रमित करने वाले मामलों पर विचार करने की कोई मानसिक क्षमता नहीं थी, क्योंकि लंबे पतले बुजुर्ग ने अपनी नाड़ी आत्मा को सीधे अपने जीवन को लक्षित करते हुए जारी किया था। एक भी मिसटेप और सांगवान परिवार के मुखिया सांगवान परिवार के अखाड़ा हॉल में गिर सकता था। सौभाग्य से सांगवान परिवार के मुखिया के रूप में सांगवान जी के पास कुछ संसाधन थे और एकमात्र चीज जो उसे अब बचा सकती थी वह पूर्वज नाड़ी थी। उसे जोर से चिल्लाते हुए देखकर नाड़ी ऊर्जा उसके पूरे शरीर में उमड़ गई, सभी पूर्वज नाड़ी में डाल दी गई। तुरंत उसकी नाड़ी ऊर्जा साधना को नाड़ी अशिंग क्षेत्र के मध्य चरण तक बढ़ा दिया। पूर्वज नाड़ी, सांगवान जी की शक्ति को काफी बढ़ा हुआ देखकर इतना कि वह नाड़ी आत्मा के हमले को चकमा दे सकता था। लंबे और पतले बूढ़े आदमी ने अपनी हैरानी व्यक्त करने में मदद नहीं की, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि छोटे सांगवान परिवार से कोई वास्तव में पूर्वज नाड़ी को सक्रिय करेगा। ऐसा नहीं था कि लंबे और पतले बूढ़े आदमी सच में सांगवान जी को एक चाल में नहीं मार सकते थे, यह इसलिए था क्योंकि उसने अभी सांगवान जी की ताकत का आकलन किया था और बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना चाहता था, जिसने सांगवान जी को इस आपदा से बचने की अनुमति दी। अगर अगली बार होती तो सांगवान जी इतना भाग्यशाली नहीं होता। सर, चलिए इस पर बात करते हैं। मुश्किल से मौत से बचकर सांगवान जी के माथे पर ठंडा पसीना बह रहा था, लेकिन उस समय उसके पास इसे पूछने का समय नहीं था। इसके बजाय वह चकमा देने के बाद जल्दी से जमीन पर घुटने टेक दिया। उसकी टोन श्रद्धापूर्ण थी, जिसने सांगवान परिवार के कई सदस्यों को गहरे विचार में छोड़ दिया। उस चकमा देने वाले मनूवर के बाद सांगवान जी को एहसास हुआ था कि लंबा और पतला बूढ़ा आदमी कितना भयानक था। आत्मा नाड़ी क्षेत्र में एक अकेला साधक पहले से ही पूरे सांगवान परिवार को संभाल सकता था, अकेले किसी की बात करें जिसकी ताकत उस स्तर से अधिक हो सकती थी।
अगर वह इस बूढ़े आदमी को शांत नहीं कर सका तो आज सांगवान परिवार सच में खून की नदियों के साथ समाप्त हो सकता था। कुछ ऐसा जो सांगवान परिवार के मुखिया के रूप में सबसे ज्यादा अनिच्छुक था। विनाश की तुलना में उसके अपने सम्मान का क्या मूल्य था? ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा। अपने हमले से चूकने के बाद लंबा और पतला बूढ़ा आदमी अपनी स्थिति के कारण कुछ हद तक अहंकारी लग रहा था और उसने पीछा करना जारी नहीं रखा। इसके बजाय उसने एक वाक्य बोला जिसने सांगवान जी को बहुत राहत दी। बूढ़े आदमी के बातचीत करने को तैयार होने के साथ अभी भी उम्मीद की एक किरण थी। बस सांगवान परिवार में से कौन उस रक्त लाल चांद के आकार के जैद का ठिकाना जानता है, मैं उसकी जान बख्श दूंगा। जैसे ही सांगवान जी ने राहत की सांस ली थी, लंबे और पतले बूढ़े आदमी के अगले वाक्य ने उसके दिल को फिर से अबिस में डुबो दिया। बस एक जीवन। सांगवान जी निराशा से भर गया था। सांगवान परिवार के मुखिया के रूप में वह पूरे सांगवान परिवार को संरक्षित करना चाहता था, न कि सिर्फ एक व्यक्ति के जीवन को। अगर सांगवान परिवार चला गया तो एक जीवन को संरक्षित करने का क्या उपयोग था? हालांकि सांगवान जी यह भूल गया कि चाहे वह पूरा सांगवान परिवार हो या वह एक जीवन, ये सब उस रक्तलाल जैद के ठिकाने को जानने पर निर्भर करता था। अगर जैद का ठिकाना नहीं बताया गया तो परिणाम किसी भी तरह से नहीं बदलेगा। सांगवान जी के दिल में विचारों की भीड़ को एक तरफ रखकर लंबे और पतले बूढ़े आदमी के शब्दों को सुनकर युवान शर्मा और उसके समूह ने बेचैनी महसूस की, चुपचाप प्रार्थना करते हुए कि सांगवान परिवार के अंदर कोई भी उस घुमावदार चांद लटकन के बारे में नहीं जानता था, उम्मीद करते हुए कि अभी भी आशा की एक किरण हो सकती है। लेकिन जैसा कि दुनिया में चीजें अक्सर होती हैं, आप जितना अधिक कुछ होने नहीं देना चाहते हैं वह उतना ही अधिक होता है। युवान शर्मा और उसके परिवार ने सब कुछ गणना की थी, लेकिन एक व्यक्ति को चूक गए और यह व्यक्ति उनके विनाश के लिए उत्प्रेरक हो सकता था। सर, मैं जानती हूँ। जैसे ही सांगवान परिवार में हर कोई एक गंभीर मूड में लिपटा हुआ था, कहीं से एक कांपती हुई महिला आवाज अचानक आई जिसने सभी का ध्यान आकर्षित किया। देखने पर लोग कुछ हैरान थे। सांगवान परिवार के इन सदस्यों के लिए सफेद कपड़े पहने हुए इस युवा महिला की उपस्थिति कुछ हद तक अपरिचित थी और केवल कुछ ही युवा पीढ़ी के प्रोडिजीज जैसे सांगवान हुइक्सू और सांगवान हुइफेंग जानते थे कि यह लड़की एक गोद ली हुई बेटी थी जिसे सांगवान ली, युवान शर्मा की मां, ने कई साल पहले बर्फ से उठाया था। ईमानदारी से कहूं तो जो लोग जियांग क्यूई की पृष्ठभूमि जानते थे उनकी आंखों में जटिल भावनाएं थीं। उसके जैसी एक महिला जो उस मां को धोखा दे सकती थी जिसने उसे एक दशक से अधिक समय तक पाला था, वह कोई ऐसी व्यक्ति नहीं थी जिस पर विश्वास किया जा सके, क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि आपको कब धोखा दिया जा सकता है। यहाँ तक कि सांगवान हुइक्सू के लिए जियांग क्यूई का उपयोग केवल एक्सप्लॉयटेटिव था, इस महिला का उपयोग सांगवान ली और उसके बेटों को सांगवान परिवार से बाहर निकालने के लिए। वास्तव में अगर युवान शर्मा पर घटनाओं की श्रृंखला नहीं हुई होती तो उसकी योजना पहले ही सफल हो गई होती। सांगवान परिवार के अन्य सदस्यों की तुलना में जियांग क्यूई की आवाज़ सुनकर युवान शर्मा और उसके परिवार का चेहरा मौत की तरह पीला हो गया, ये शाप देते हुए कि वे इस महिला को कैसे भूल गए थे। अब ये सच में असहाय था। युवान शर्मा को अपने दिल में पता था, जबकि सांगवान परिवार में अन्य लोग उस रक्तलाल घुमावदार चांद जैद के विवरण को नहीं जानते थे। यह महिला जो उसके साथ एक दशक से अधिक समय तक पली बड़ी और रही थी, निश्चित रूप से रक्तलाल घुमावदार चांद जैद की कुछ छाप थी, क्योंकि यह बचपन से युवान शर्मा की गर्दन के चारों ओर हमेशा लटका रहता था और इसे कभी नहीं उतारा गया था। युवान शर्मा और सांगवान ली ने उम्मीद नहीं की थी कि जियांग क्यूई इतनी निर्दयी होगी। अब बोलकर वह स्पष्ट रूप से उन्हें फिर से धोखा देने का इरादा कर रही थी। आत्मा नाड़ी क्षेत्र से संभवतः अधिक एक साधक के सामने उनके पास विरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी। जियांग क्यूई, चुप रहो। उग्र युवान वेई का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया और वह गुस्से में चिल्लाने में मदद नहीं कर सकी, लेकिन जब उसने जियांग क्यूई के चेहरे पर दृढ़ और मॉकिंग अभिव्यक्ति देखी तो वह जानती थी कि इस बार इस महिला को रोकना असंभव था। माफ करना, मैं सिर्फ जीवित रहने की कोशिश कर रही हूँ। जियांग क्यूई अब निराशा के बिंदु पर पहुंच गई थी और वह हमेशा मानती थी कि यह इसलिए था क्योंकि सांगवान ली कुछ छिपा रही थी, इसलिए युवान शर्मा इतना दुर्जय था। वे अच्छी चीजें उसे क्यों नहीं दी जा सकती थीं? सांगवान ली पक्षपाती थी। इन संवादों को सुनकर लंबे और पतले बूढ़े आदमी, जिसे ज्यादा उम्मीद नहीं थी, अचानक चमक गया। क्या एक सुखद आश्चर्य, उसने कहा। लड़की, जब तक तुम उस जैद का ठिकाना बता सकती हो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने का वादा करता हूं और तुम्हें एक महान भाग्य भी दूंगा। लंबे और पतले बूढ़े आदमी के शब्द सांगवान परिवार के अखाड़ा हॉल में गूंज उठे और ये देखकर कि जियांग क्यूई ने एक निर्णय लिया था, वह आगे बढ़ी और लंबे पतले बूढ़े आदमी के सामने घुटने टेक दी, ऐसे शब्द बोलते हुए जिसने सभी को हैरान कर दिया। मुझे कोई भाग्य नहीं चाहिए, मुझे उम्मीद है कि सर मुझे एक शिष्य के रूप में ले सकते हैं। भयानक संकट, मुझे कोई बड़ा धन नहीं चाहिए, मैं चाहती हूं कि आप मुझे एक शिष्य के रूप में स्वीकार करें। कनक का यह बयान कुछ हद तक काल्पनिक लग रहा था, लेकिन अगर करीब से विचार किया जाए
तो यह उसके व्यक्तित्व के अनुरूप था, क्योंकि यह महिला हमेशा ऊंची शाखाओं तक पहुंचने की शौकीन थी। क्या सांगवान ली और उसके परिवार को धोखा देने का उसका प्रारंभिक कार्य सांगवान परिवार के सम्मानित युवा मालिक चैतन्य की ओर चढ़ने के लिए नहीं किया गया था? अब एक और भी बेहतर अवसर प्रस्तुत होने पर कनक कोशिश क्यों नहीं करती? हालांकि ऐसे शब्द लंबे और पतले बुजुर्ग के गुस्से को भड़का सकते थे, कनक ने सारी सावधानी छोड़ दी थी और उसे विश्वास था कि सफलता की संभावना कम नहीं थी, क्योंकि वह बुजुर्ग उस रक्तलाल जैद से असामान्य रूप से जुड़ा हुआ लग रहा था। लड़की, तुम में हिम्मत है। क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हें यहीं मार डालूंगा? कनक के अनुरोध के संबंध में लंबे और पतले बुजुर्ग ने तुरंत सहमति नहीं दी। इसके बजाय उसकी आंखों में एक तीखी रोशनी चमक गई और उसने ठंडे लहजे में ये शब्द कहे। इस लहजे ने कनक के दिमाग में विचारों को और पुख्ता कर दिया और उसने तुरंत जवाब दिया, मुझे विश्वास है कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, और मुझे विश्वास है कि पूरे सांगवान परिवार में मेरे अलावा कोई और उस रक्तलाल जैद का ठिकाना नहीं जानता। कनक को यकीन था कि लंबे और पतले बुजुर्ग रक्त चंद्रमा जैद की तलाश छोड़ नहीं देंगे, और यह जानते हुए कि युवान शर्मा और उसका परिवार इसका स्थान नहीं बताएगा, वह सच में बहुत आश्वस्त थी। बुरा नहीं, तुम में साहस और बुद्धि है, हालांकि तुम्हारी साधना थोड़ी कमजोर है। मेरे मार्गदर्शन से तुम निश्चित रूप से बाहर खड़ी हो जाओगी। लंबे और पतले बुजुर्ग ने अचानक एक मुस्कान प्रकट की और इन शब्दों को सुनकर कनक का दिल खुशी से झूम उठा। बुजुर्ग के शब्दों से यह स्पष्ट था कि वह कनक के पहले के अनुरोध पर सहमत हो गया था। सांगवान परिवार की तुलना में इस लंबे और पतले बुजुर्ग की ताकत कई गुना अधिक दुर्जय थी। ऐसा लग रहा था कि उसने सच में एक ऊंची शाखा से खुद को जोड़ लिया था। लड़की, अब तुम मुझे उस रक्तलाल चांद के आकार के जैद का ठिकाना बता सकती हो, है ना? सब कुछ हो जाने के बाद भी बुजुर्ग अपनी प्राथमिक मंशा को नहीं भूला था। जहां तक छुपा हुआ सर्पद्वीप की एक लड़की को एक शिष्य के रूप में लेने की बात थी, यह उसके लिए शायद ही कोई महत्वपूर्ण मामला था। मास्टर, वह रक्तलाल चांद के आकार का जैद युवान शर्मा के हाथों में है। अवसर का लाभ उठाते हुए कनक ने तुरंत अपना संबोधन मास्टर में बदल दिया, और जैसे ही शब्द उसके मुंह से निकले, उसने एक मोटे कपड़े पहने हुए युवा की ओर इशारा किया जिसका रंग कुछ हद तक पीला था। युवान शर्मा। अचानक ये नाम सुनकर कई क्षेत्रों में अचानक हलचल हुई। उनमें से सबसे उग्र सांगवान परिवार, या अधिक विशेष रूप से परिवार के मुखिया सांगवान जी थे। सच कहूं तो सांगवान जी लंबे और पतले बुजुर्ग और इन शक्तिशाली प्राणियों के इरादों से अनजान थे। उनके क्रूर और घातक व्यवहार को देखकर वह पूरी तरह से भ्रमित थे। अब ऐसा लग रहा था कि शक्तिशाली लोगों को आमंत्रित करने वाली आपदा युवान शर्मा द्वारा लाई गई थी, और सांगवान जी, जिसने युवान शर्मा को कभी पसंद नहीं किया था, अब उस युवा से हड्डियों तक नफरत करता था। यह उल्लेख करने योग्य है कि जब कनक ने युवान शर्मा कहा, तो लंबे और पतले बुजुर्ग के बगल में काले कपड़े पहने हुए लोगों ने भी अपनी नजरें मोटे कपड़े पहने हुए युवा पर टिका दी। जिस काले कपड़े पहने हुए व्यक्ति ने पहले बात की थी, उसने बुदबुदाया, क्या वह लड़का युवान शर्मा है? केवल नाड़ी प्रवेश क्षेत्र के मध्य चरण में, सच में एक बेकार। ऐसा बेकार युवा महिला के योग्य कैसे हो सकता है? काले कपड़े पहने हुए व्यक्ति की बड़बड़ाहट बुजुर्ग के कानों तक नहीं पहुंची, क्योंकि उसकी नज़र पहले ही युवान शर्मा पर टिकी हुई थी, अविचलित। क्या तुम कह रही हो कि उसका उपनाम शर्मा है? लंबे और पतले बुजुर्ग का ध्यान का केंद्र अजीब तरह से बिजा लग रहा था, जिसने कनक को भ्रमित कर दिया। जिसने सवाल सुना, लेकिन फिर उसे कुछ याद आया और उसने जल्दी से जवाब दिया। सही है, युवान शर्मा की मां सांगवान परिवार की वंश की है, लेकिन उसके पिता हमेशा अज्ञात रहे हैं। जैसे ही कनक ने युवान शर्मा और उसके परिवार के बारे में अपने ज्ञान को याद किया, उसने बिना किसी रिमोर्स की भावना के इन रहस्यों को उजागर किया। हाँ, सच में एक भाग्य बिना खोजे पाया गया, अनायास प्राप्त हुआ। उसने जो जवाब चाहा था उसे पाकर लंबे और पतले बुजुर्ग ने जमकर हंसा। उसकी आवाज़ पूरे अखाड़ा हॉल में गूंज उठी। उसकी खुशी उसके हंसी में निर्विवाद थी। सर, आपके आने से पहले वे 3 परिवार के सदस्य पहले ही सांगवान परिवार से निकाल दिए गए हैं, तो उनके हमारे सांगवान परिवार से कोई और संबंध नहीं है क्या? आप शायद इस समय सांगवान जी एक डूबते हुए आदमी की तरह एक तिनके को पकड़ रहा था, जल्दी से आगे बढ़ा और सलाम किया। सांगवान जी के विचार में, जब तक सांगवान परिवार उस घृणित युवक से जुड़ा नहीं था जिसके हाथों में रक्तलाल जैद का ठिकाना था, शायद वे आज आपदा से बच सकते थे। फिर भी जबकि सांगवान जी ने खुद को विनम्र किया, लंबे और पतले बुजुर्ग ने उसकी ओर देखा भी नहीं और सीधे युवान शर्मा और उसकी मां की ओर बढ़ा। उसकी नज़र में अथाह जिज्ञासा भरी थी। वह जैद सौंप दो और मैं वादा करता हूं कि तुम्हें अभी नहीं मारूंगा। लंबे और पतले बुजुर्ग ने अपना हाथ बाहर निकाला और उसके बोले गए शब्दों ने सांगवान जी, जो ज्यादा दूर नहीं खड़ा था, को फिर से राहत की सांस लेने दी। ये दुर्जय प्राणी युवान शर्मा को बख्शने को तैयार था। निश्चित रूप से वह सांगवान परिवार से इन अनइम्पोर्टेंट व्यक्तियों के जीवन की मांग नहीं करेगा, है ना? लेकिन लंबे और पतले बूढ़े आदमी ने अनुमान नहीं लगाया कि जैसे ही उसने अपनी बांह बढ़ाई, सांगवान ली ने भी अपना हाथ बढ़ाया
और नाड़ी शक्ति के सर्च के साथ उसने अपनी हथेलियों को युवान शर्मा और युक्ति शर्मा की पीठ पर मजबूती से दबाया। हफ हफ सांगवान ली ने उन दो हथेलियों में अपनी सारी ताकत लगा दी थी, जिससे दो सिलुएट्स अखाड़ा हॉल के दरवाजों की ओर उड़ते हुए बादलों और धुंध के माध्यम से उड़ते हुए लग रहे थे, यहाँ तक कि उन काले पहने हुए पुरुषों को भी पार कर गए जो एक पंक्ति में खड़े थे। मौत को गले लगा रहा है। इस अचानक बदलाव ने हमेशा शांत रहने वाले लंबे और पतले बूढ़े आदमी को एनरेज्ड कर दिया, जिसने अपनी दाहिनी हथेली को ऊंचा उठाया, जाहिर तौर पर सांगवान ली के सिर को टुकड़ों में तोड़ने का इरादा था। हालांकि अंतिम क्षण में ऐसा लगा जैसे उसे कुछ याद आया और उसने अपनी हथेली को एक उंगली में बदल दिया, इसे सांगवान ली के पेट पर दबाते हुए। नंबनेस और कमजोरी की एक लहर उसे लगी, जिससे सांगवान ली जमीन पर कमजोर होकर गिर गई, हालांकि उसकी जान खतरे में नहीं थी। ऐसा लगा जैसे लंबे और पतले बूढ़े आदमी ने केवल उसके एक्यूपंक्चर बिंदु को सील कर दिया था, फिलहाल उसकी जान बख्श दी थी। उस लड़के को रोको। सांगवान ली से निपटने के बाद लंबे और पतले बूढ़े आदमी ने वापस मुड़कर देखा और युवान और उसकी बहन की आकृतियों को अखाड़ा हॉल के दरवाजों के पास आते हुए देखकर उसने फिर से चिल्लाया। इस आदेश को सुनकर काले पहने हुए पुरुषों के मुखिया ने शड्ड किया और देरी करने की हिम्मत नहीं की। हल्के आंदोलनों के साथ उसने तेजी से दूरी पार की और युवान शर्मा और उसकी बहन के साथ पकड़ लिया। बहन, तुम पहले जाओ, सर्पकुंड की दिशा में भागो। अपने पीछे लर्किंग शक्तिशाली उपस्थिति को महसूस करते हुए युवान शर्मा ने ज्यादा सोचे बिना युक्ति शर्मा को अखाड़ा हॉल के दरवाजों से बाहर धकेल दिया जैसे उनकी मां करती। उस पल में युक्ति शर्मा ने कोई कार्य नहीं किया। वह जानती थी कि यह अवसर उसकी मां और छोटे भाई द्वारा बहुत मुश्किल से जीता गया था। यहाँ रहना केवल एक बोझ होगा। हालांकि युवान शर्मा के धक्के ने युक्ति शर्मा को बाहर भेज दिया था, उसने अनजाने में खुद को काले पहने हुए पुरुषों की हमला सीमा के भीतर लाया था। सौभाग्य से लंबे और पतले बूढ़े आदमी के आदेश के बिना काले पहने हुए पुरुषों ने एक घातक झटका देने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उन्होंने जो हथेली का वार जारी किया वह कुछ ऐसा नहीं था जिसे युवान शर्मा झेल सकता था। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने पहले युवान शर्मा को गंभीर रूप से घायल करने का फैसला किया था, फिर उसे निपटान के लिए लंबे और पतले बुजुर्ग को सौंप दिया। युवान शर्मा जानता था कि उसके पास बचने का कोई और मौका नहीं था और उसने अपने दाहिने हाथ को उल्टने के लिए पल का लाभ उठाया, जो काले पहने हुए आदमी की आने वाली दाहिनी हथेली से टकरा गया। इसे देखकर काले पहने हुए आदमी ने एक ठंडा स्मर्क प्रकट करने में मदद नहीं की। आत्मशक्ति क्षेत्र में एक अभ्यासकर्ता के रूप में वह एक प्रतिद्वंद्वी का सामना करने की परवाह कैसे कर सकता था जो केवल नाड़ी प्रवेश क्षेत्र के मध्य चरण में था। धमाका! अप्रत्याशित रूप से जब हथेलियां मिलीं तो युवान शर्मा का दाहिना हाथ सच में तुरंत टूट गया, लेकिन काले पहने हुए आदमी का भी कोई आसान समय नहीं था। उसने इस युवा लड़के की हथेली से निकलने वाली एक तीव्र गर्म शक्ति महसूस की जिसने उसे चौंका दिया। अच्छा लड़का, तुम में एक पूर्वज शक्ति भी है और यह एक अग्नि विशेषता पूर्वज शक्ति है। अपनी दाहिनी हथेली में जलती हुई सनसनी को महसूस करते हुए काले पहने हुए आदमी को गुप्त रूप से झटका लगा, लेकिन अगले ही पल उसकी हथेली से एक असहनीय दर्द निकला जिससे यह आत्मशक्ति क्षेत्र पावरहाउस क्षण भर के लिए जम गया। काले पहने हुए आदमी की स्थिति को देखकर युवान शर्मा अपनी टूटी हुई बांह के गंभीर दर्द को सहन करते हुए अपनी आंखों में एक ठंडी मुस्कान चमकी और फिर बिना पीछे देखे अखाड़ा हॉल के बाहर की ओर भागा। लड़के, संघर्ष करना बंद करो, मेरे साथ आओ और शायद तुम्हारा जीवन बहुत अलग हो सकता है। हालांकि जैसे ही युवान शर्मा ने सोचा कि उसने जीवित रहने का एक पतला मौका बनाया है, उसके कान के बगल में एक परिचित और बूढ़ी आवाज पहले ही गूंज उठी थी, अगर लंबे और पतले बूढ़े आदमी नहीं थे तो कौन हो सकता था। लंबे और पतले बूढ़े आदमी की ताकत की बात करें तो वह आत्मशक्ति क्षेत्र में काले पहने हुए आदमी से निश्चित रूप से कहीं अधिक मजबूत था और यह अज्ञात है कि वह सांगवान ली के बगल से अखाड़ा हॉल के दरवाजे तक एक पल में कैसे चला गया। किसी भी मामले में युवान शर्मा की स्थिति बिल्कुल गंभीर लग रही थी। युवान शर्मा पहले से ही गंभीर रूप से घायल था और काले पहने हुए आदमी के हथेली के वार ने उसकी दाहिनी बांह को और तोड़ दिया। वह पहले ही अपने टेदर के अंत में था। लंबी और पतली बूढ़े फाइटर की बात करें जो आत्मशक्ति क्षेत्र में उन लोगों से बहुत अधिक था, यहाँ तक कि अगर सांगवान परिवार से युवा प्रोडिजी चैतन्य भी आता तो शायद वह आसानी से युवान शर्मा का वध कर सकता था। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं, शक्तिशाली पार्थिव युद्ध देव का पुनर्जन्म, इस इनसिग्निफिकेंट सांगवान परिवार के भीतर मरने के लिए नियत हूँ? युवान शर्मा ने अपने दिल में एक इमेंस अनिच्छा महसूस की। अपने पिछले जीवन में वह अविजित पार्थिव युद्ध देव था जिसने नवखंडी आकाश में महारत हासिल की थी, फिर भी वह अपने भाई और पत्नी द्वारा बट्रेल के कारण दुखद रूप से गिर गया। जीवन से चिपकी हुई एक अवशिष्ट आत्मा का एक विस्प छोड़कर इस युवा युवान शर्मा में पुनर्जन्म लिया। हालांकि भाग्य उसे ताना मारता हुआ लग रहा था, क्योंकि उसके पुनर्जन्म के बाद युवान शर्मा ने न केवल सांगवान परिवार के दुर्भावनापूर्ण परिवार के सदस्यों के एक समूह के साथ संघर्ष किया, बल्कि अब कुछ कारणों से उसे फिर से अपनी जान के खतरे का सामना करना पड़ा। वह इससे कैसे रिकंसाइल कर सकता था?
लेकिन जब बुजुर्ग की ताकत शायद पूरे सांगवान परिवार को मिलाकर बेजोड़ थी, तो वह अपनी असंतोष के बारे में क्या कर सकता था। और इसके अलावा सांगवान परिवार से कोई भी युवान शर्मा जैसे एक लड़के के लिए ऐसे एक दुर्जय व्यक्ति को चुनौती देने की हिम्मत नहीं करेगा। जैद को अभी सौंप दो। युवान शर्मा को जवाब न देते देखकर लंबा और पतला बूढ़ा आदमी कुछ अधीर लग रहा था। उसने सीधे युवान शर्मा की ओर अपना हाथ बढ़ाया, जाहिर तौर पर रक्तलाल जैद को पहले खोजने की कोशिश कर रहा था, इससे पहले कि वह इस युवा आदमी शर्मा से कैसे निपटा जाए ये तय करे। इस बिंदु पर युवान शर्मा का दिमाग वास्तव में शांत हो गया। वह अचानक जिज्ञासु हो गया। उसने अपना सिर उठाया और उसने बूढ़े आदमी की आंखों में घूर कर देखा। जब उसने पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या आप रक्तचंद्रमा जैद की उत्पत्ति जानते हैं? रक्तचंद्रमा जैद? क्या उस जैद को रक्तचंद्रमा जैद कहते हैं? हालांकि जैसे ही युवान शर्मा के शब्द गिरे, लंबे और पतले बूढ़े आदमी ने पूर्ण भ्रम का एक रूप प्रकट किया जिसने उसे निराश करने में मदद नहीं की। बूढ़े आदमी की प्रतिक्रिया से ऐसा लग रहा था कि वह रक्तचंद्रमा जैद की उत्पत्ति नहीं जानता था। सांगवान ली के अनुसार ये रक्तचंद्रमा जैद कुछ ऐसा था जो युवान शर्मा के पिता ने उसके लिए छोड़ा था। इससे पहले युवान शर्मा अपने आप पर हो रही घटनाओं के कारण अपने अज्ञात पिता के बारे में अत्यंत जिज्ञासु था। चाहे वह रक्तचंद्रमा जैद उसके शरीर में एक रक्त लाल क्रेसेंट मार्क बनाने के लिए विलय हो रहा था या एक अग्नि तत्वपूर्वज शक्ति का सक्रियण, इसने युवान शर्मा को यह समझने दिया कि उसके पिता शायद साधारण मूल के नहीं थे। अब रक्तचंद्रमा जैद के कारण लंबे और पतले बूढ़े आदमी जैसे एक शक्तिशाली व्यक्ति को आकर्षित किया गया था। युवान शर्मा निश्चित था कि ऐसी ताकत दुर्लभ थी, शायद अद्वितीय भी, पूरे छुपा हुआ सर्पद्वीप में। उस मामले में क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पिता छुपा हुआ सर्पद्वीप से नहीं बल्कि एक उच्च विमान से थे? युवान शर्मा को इस लंबे और पतले बूढ़े आदमी से कुछ जानकारी मिलने की उम्मीद थी, लेकिन इस बविल्डर्ड प्रतिक्रिया ने उसे काफी निराश कर दिया था। काफी गोलमोल बातें करना और समय बर्बाद करना बंद करो। इस छुपा हुआ सर्पद्वीप पर कोई भी नहीं है जो तुम्हें मेरे हाथों से छीन सकता है। लंबे और पतले बूढ़े आदमी ने अपने होश में वापस आने का सेम्बलांट किया, स्पष्ट रूप से सोच रहा था कि युवान शर्मा समय में देरी कर रहा था। उसके शब्द, हालांकि, युवान शर्मा की कुछ संदेहों की पुष्टि करते हुए लग रहे थे। इस समय भले ही युवान शर्मा समझौता करना चाहता तो भी उसके लिए रक्तचंद्रमा जैद को बाहर निकालना असंभव था। रक्तलाल जैद जो हमेशा उसकी गर्दन के चारों ओर लटका रहता था, वह पहले ही उसके मांस और रक्त में विलय हो गया था, एक रक्त लाल क्रेसेंट मार्क बना रहा था। उसका एकमात्र विकल्प अपनी दाहिनी बांह को काटना होगा। चूंकि तुम इतने असहयोगी हो तो मेरे पास इसे खुद लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हालांकि युवान शर्मा केवल नाड़ी प्रवेश क्षेत्र मध्य चरण का एक साधक था, बूढ़ा आदमी स्पष्ट रूप से एक प्रलॉन्ग संघर्ष को जोखिम में नहीं लेना चाहता था। हालांकि उसने उल्लेख किया कि छुपा हुआ सर्पद्वीप पर कोई भी युवान शर्मा के बचाव में नहीं आएगा, कुछ संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे परिणाम अप्रत्याशित थे। युवान शर्मा की आंखों में निराशा का एक संकेत चमक गया, लेकिन उसने जिस पर ध्यान नहीं दिया वह ये था कि जैसे ही बूढ़े आदमी का दाहिना हाथ करीब आया, उसके शरीर के भीतर कुछ उस पल में जागृत हुआ। युवान शर्मा गंभीर रूप से घायल, एक विशेष स्थिति में प्रवेश करता हुआ प्रतीत हुआ। उसकी पहले से ही टूटी हुई दाहिनी बांह को अचानक उठाया हुआ देखकर उसने उस हाथ को छुआ जिसे लंबे और पतले बूढ़े आदमी ने उसकी ओर बढ़ाया था। ओह! युवान शर्मा की अचानक चाल ने शुरू में लंबे और पतले बूढ़े आदमी के लिए कोई खतरा पैदा नहीं किया, उनकी शक्तियों के बीच विशाल अंतर को देखते हुए। हालांकि जब लंबे और पतले बूढ़े आदमी ने युवान शर्मा की हथेली से एक ब्लिस्टरिंग गर्मी को फूटते हुए महसूस किया तो उसकी अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदल गई। साथ ही युवान शर्मा की दाहिनी हथेली से रक्तलाल छोटी लपटों की एक धारा फूट गई, तुरंत उसके हाथ को घेरते हुए। सांगवान परिवार से कई लोगों को यह दृश्य परिचित लगा क्योंकि युवान शर्मा ने पहले मुख्य अखाड़े पर रक्तलाल लपटों के इस विस्फोट का उपयोग चैतन्य को गंभीर रूप से घायल करने के लिए किया था, जिससे उसे अपनी बाईं बांह खोनी पड़ी थी। किसी तरह लंबे और पतले बूढ़े आदमी के हाथ को रक्तलाल लपटों में घिरा देखकर सांगवान परिवार के सदस्यों के मूड में एक बदलाव आया। वे बूढ़े आदमी के प्रभुत्व के तहत बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे। यहाँ तक कि सांगवान जी और सांगवान इंग भी सोच रहे थे, अगर युवान शर्मा की रक्तलाल लपटें बूढ़े आदमी को गंभीर रूप से घायल कर सकती हैं या मार सकती हैं तो ये सार्वभौमिक खुशी का कारण होगा। हालांकि सांगवान जी शायद बहुत ज्यादा सोच रहा था। हालांकि युवान शर्मा की रक्तलाल लपटें दुर्जेय थीं, लेकिन उसके और लंबे और पतले बूढ़े आदमी के बीच नाड़ी शक्ति में अंतर बस बहुत विशाल था। अगर वह अभी भी इस स्थिति में उसे मार सकता था तो ये स्वर्गीय डाउ के सिद्धांतों के बिल्कुल खिलाफ होगा। स्वाभाविक रूप से युवान शर्मा ने इस उम्मीद को पाला, खासकर जब उसने बूढ़े आदमी के चेहरे को सदमे में विकृत होते देखा तो उसने हिचकिचाया नहीं और तुरंत मुड़कर मंदिर के निकास की ओर भागा। धत, ये वास्तव में रक्तचंद्रमा ज्वाला है। इस समय लंबे और पतले बूढ़े आदमी ने युवान शर्मा का पीछा नहीं किया, इसके बजाय उसकी आंखें सदमे से भर गईं क्योंकि उसने अपनी दाहिनी हथेली पर हावी हो रही रक्तलाल लपटों को घूरा। अचानक उसे कुछ एहसास हुआ, जोर से चिल्लाते हुए।
इस ज्वाला के विवरण को महसूस करते हुए लंबे और पतले बूढ़े आदमी का युवान शर्मा का पीछा करने का कोई इरादा नहीं था। वह जानता था कि एक बार जब ये ज्वाला शरीर को छू लेती है, अगर इसे बेअसर करने के लिए कोई विशेष साधन नहीं है, तो ये तुरंत उसके पूरे हाथ को राख में जला सकती है। ये स्वीकार किया जाना चाहिए कि बूढ़ा आदमी अच्छी तरह से अनुभवी और शक्तिशाली था। जैसा कि अगले ही पल में देखा गया, उसकी दाहिनी हथेली के केंद्र से एक काला प्रकाश उठा, जो सांगवान जी जैसे सभी लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। यह एक छोटा काला मेढक प्रतीत होता था। इस समय सांगवान जी और अन्य ने महसूस किया कि ये दुबले बूढ़े आदमी की नाड़ी आत्मा थी, कुछ ऐसा जो वे लंबे समय से चाहते थे। दुख की बात है, आत्मशक्ति क्षेत्र तक पहुंचे बिना वे नाड़ी आत्मा को परिष्कृत नहीं कर सकते थे। दुबले बूढ़े आदमी को सांगवान परिवार के सदस्यों की नज़रों पर ध्यान देने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेढक नाड़ी आत्मा को समन करने के बाद वह जाहिर तौर पर नाड़ी आत्मा को अपने मानसिक आदेश के तहत रक्त लाल लपटों के पास आने देना चाहता था। हालांकि इस समय एक चमत्कारी दृश्य हुआ। मेढक नाड़ी आत्मा रक्त लाल लपटों से बेहद डरती हुई लग रही थी, पास आने में हिचकिचा रही थी, जिससे दुबले बूढ़े आदमी के माथे पर ठंडा पसीना आने लगा। ये देखकर कि किसी भी और देरी से उसकी हथेली खो जाएगी, दुबले बूढ़े आदमी की नाड़ी शक्ति में वृद्धि हुई और एक हिंसक शक्ति का विस्फोट हुआ। मेढक की आंखों में आध्यात्मिकता तुरंत गायब हो गई और अगले ही पल इसने रक्त लाल लपटों को निगल लिया। फू! इस दृश्य को देखकर दुबले बूढ़े आदमी ने राहत की एक बड़ी सांस ली और अपनी सूजी हुई दाहिनी हथेली को देखने के लिए उठाया। एक अवशिष्ट डर का शडर उसके दिल से दौड़ गया। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि नाड़ी प्रवेश क्षेत्र के मध्य चरण में एकमात्र साधक लगभग उस पर टेबल्स को मोड़ सकता था। वास्तव में दुबले बूढ़े आदमी पहले ही कैप्साइज्ड हो चुका था, अपनी हथेली में जलते हुए दर्द को महसूस करते हुए। ये सच में युवान शर्मा था जिसने उसे नुकसान पहुंचाया था, और उसने युवान शर्मा को भी भागने दिया था, जो उसकी मूल योजना के अनुरूप नहीं था। धिक्कार है। जैसे ही दुबले बूढ़े आदमी के विचार टंबल हुए, मेढक नाड़ी आत्मा जिसने रक्त लाल लपटों को निगल लिया था, अचानक हवा में फट गई, रक्त लाल राख के एक स्वेद में बदल गई। इस तमाशे ने सभी को विचार करने के लिए मजबूर किया, खासकर सांगवान परिवार के लोगों को, जो युवान शर्मा की रक्तलाल नाड़ी अग्नि से और भी अधिक सावधान हो गए। ऐसा लग रहा था कि चैतन्य पर उसकी पिछली जीत संयोग से नहीं थी। इसकी बात करें तो दुबले बूढ़े आदमी ने अब जो दृष्टिकोण अपनाया, वह सांगवान इंग द्वारा चैतन्य को बचाने के लिए उपयोग किए गए दृष्टिकोण जैसा था। एकमात्र अंतर एक ने एक विच्छेदित अंग से संबंधित था और दूसरा एक खोई हुई नाड़ी आत्मा से, केवल उनके आत्म सुरक्षा के तरीके में अलग था। धिक्कार है। हवा में मेढक नाड़ी आत्मा को फटते हुए देखकर दुबले बूढ़े आदमी का आमतौर पर शांत चेहरा आखिरकार गुस्से का एक फ्लिकर दिखाया। युवान शर्मा का महान हॉल से भागना निस्संदेह परेशानी भरा होगा, जिसने उसे काफी परेशान कर दिया। अत्यधिक गुस्से के कारण दुबले बूढ़े आदमी ने अचानक एक फरोशस आभा विकीर्ण की और उसने जोर से आदेश दिया, उन सभी सांगवान परिवार के लोगों को मार डालो, उन 2 महिलाओं को छोड़कर किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। जैसे ही उसके शब्द गिरे, दुबले बूढ़े आदमी की आकृति चमक गई और सांगवान परिवार के अखाड़ा हॉल के भीतर गायब हो गई। इतना बड़ा सेटबैक झेलने के बाद अगर वह युवान शर्मा को पकड़ नहीं सका, तो यह आज एक बड़ा फेस का नुकसान होगा। दुबले बूढ़े आदमी के जाने के बाद सभी सांगवान परिवार के सदस्यों ने पीले चेहरे दिखाए और सांगवान जी का दिल बॉटम में डूब गया। वह जानता था कि विशाल सांगवान परिवार आखिरकार अपरिहार्य था। सांगवान परिवार के सदस्य, उनसे लड़ो। इस बिंदु पर सांगवान जी जानता था कि कोई और शब्द व्यर्थ होगा। उसकी आंखों में चमकती हुई तेज रोशनी को देखकर उसका शरीर एक अत्यंत मजबूत नाड़ी शक्ति के साथ फूट पड़ा। हालांकि काले कपड़े पहने हुए लोगों की आंखों में ऐसी नाड़ी प्रहार क्षेत्र शक्ति निस्संदेह पर्याप्त थी। जो हुआ वह सिर्फ एक तरफा नरसंहार हो सकता था। ये ध्यान देने योग्य है कि यान चेंग एक शांत मर्त्य रैंक उन्नत नाड़ी परिष्करण मास्टर, जो एक कोने में शांत था, निराशा और अनिच्छा से भरा हुआ था, क्योंकि वह इस स्थिति में केवल एक कोलैटरल डैमेज था। सांगवान परिवार के अखाड़ा हॉल में आसन ब्लडबाथ का उल्लेख न करें। सांगवान परिवार के आंगन के भीतर एक निश्चित आर्टिफिशियल हिल के सामने एक मोटे कपड़े में एक आकृति तेजी से दौड़ रही थी, जिससे युवा लड़की जो वहां इंतजार कर रही थी, वह खुशी से चमक उठी। छोटा भाई। युवा आकृति को देखकर युक्ति शर्मा खुशी से चिल्लाने में मदद नहीं कर सकी, लेकिन उसका चेहरा फिर से गिर गया क्योंकि उसने अचानक एक और परिचित दुबला आकृति तेजी से पास आते देखा। युवान शर्मा ने भी दुबले बूढ़े आदमी को तेजी से आते हुए महसूस किया था, लेकिन वह केवल अपनी चोटों और अपनी दाहिनी बांह में गंभीर दर्द को जबरदस्ती सहन कर सकता था, क्योंकि वह इस तरफ स्प्रिंटेड था, ये जानते हुए कि सांगवान परिवार का सर्पकुंड उसका जीवित रहने का आखिरी मौका हो सकता है। अफसोस की बात है, नाड़ी प्रवेश क्षेत्र के मध्य चरण में एक साधक, युवान शर्मा, दुबले बूढ़े आदमी को कैसे हरा सकता था। अगर रक्तलाल लौ ने स्वचालित रूप से उसका बचाव नहीं किया होता और एक पल के लिए देरी नहीं की होती, तो वह सर्पकुंड की छाया भी नहीं देख पाता।
इस समय सर्प कुंड को रखने वाला आर्टिफिशियल हिल बस उसकी आंखों के सामने था, लेकिन दुबला बूढ़ा आदमी पीछे से तेजी से पास आ रहा था। इतना करीब आने का और फिर असफल होने का एहसास संभवतः और भी अधिक निराशा और फ्रस्ट्रेशन को जन्म दे सकता था। ये गणना करते हुए कि युवान शर्मा दुबले बूढ़े आदमी द्वारा पकड़े जाने से पहले सर्प कुंड में प्रवेश नहीं कर सकता था, युक्ति शर्मा ने अचानक अपना होंठ काट लिया और युवान शर्मा की ओर दौड़ी। बस एक पल में वह युवान शर्मा से आगे निकल गई, दुबले बूढ़े आदमी के रास्ते को रोकते हुए। बहन, तुम क्या कर रही हो? युक्ति शर्मा के कार्य को देखकर युवान शर्मा भयभीत हो गया, उसकी आत्मा लगभग हवा में बिखर गई। वह स्पष्ट रूप से अपनी बहन के गहरे इरादों को जानता था, लेकिन उस लंबे और पतले बुजुर्ग के हमले के तहत युक्ति शर्मा शायद एक भी दौर के लिए नहीं टिक सकती थी। छोटे भाई, तुम माँ और मेरी आशा हो, जब तक तुम जीवित रह सकते हो, निश्चित रूप से एक दिन आएगा जब तुम हमारा बदला ले सकते हो। लंबे और पतले बुजुर्ग को लगभग पहुंच के भीतर देखकर युक्ति शर्मा के पास और शब्दों के लिए समय नहीं था। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, उसने लापरवाही से लंबे और पतले बुजुर्ग की ओर एक हथेली का वार लॉन्च किया, उम्मीद है कि युवान शर्मा के लिए जीवन का एक टुकड़ा छीन ले। बहन, अपने पीछे से युक्ति शर्मा से नाड़ी शक्ति से भरी हुई बर्फ ठंडी नाड़ी ऊर्जा को महसूस करते हुए युवान शर्मा के दिल में अत्यधिक घृणा भर गई, फिर भी उसके आंदोलन नहीं रुके। क्योंकि युवान शर्मा जानता था कि उसकी बहन बिल्कुल सही थी, भले ही वह वापस मुड़ता तो वह केवल युक्ति शर्मा के साथ मरता। ये बेहतर था कि वह अपना जीवन बचाए ताकि वह बाद में अपनी माँ और बहन का बदला ले सके। पहले युवान शर्मा ने केवल सांगवान परिवार के लिए घृणा रखी थी, लेकिन अब जैसे कि सांगवान परिवार के लोग शायद सभी मर चुके थे, उसकी सबसे बड़ी घृणा उस लंबे और पतले बुजुर्ग की ओर चली गई थी जो युक्ति शर्मा पर हमला कर रहा था। केओस के बीच युवान शर्मा ने थोड़ा अपना सिर घुमाया, दोनों के बीच विशाल रूप से अलग नाड़ी शक्ति साधना को महसूस करते हुए, ये जानते हुए कि अगले ही पल इस जीवन में उसकी बहन अस्तित्व से मिट सकती थी। और उसी पल में लंबे और पतले बुजुर्ग के हाथ के पीछे का काला 5 सितारा निशान इतना डिस्टिंक्टिवली क्लियर दिखाई दिया कि युवान शर्मा शायद अपने बाकी जीवन के लिए इसे कभी नहीं भूलेगा। धमाका! लंबे और पतले बुजुर्ग का हथेली का वार युक्ति शर्मा के कंधे पर कठोरता से उतरा, जिसके बाद युवा लड़की, जो अभी नाड़ी प्रवेश क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में टूटी थी, एक पतंग की तरह उड़ गई जिसकी स्ट्रिंग कट गई थी, एक रॉकरी से टकरा गई और बेहोश हो गई। लेकिन अगले ही पल लंबे और पतले बुजुर्ग ने अपने मुंह से एक आश्चर्य की आवाज निकाली, स्पष्ट रूप से अपने हथेली के वार में अत्यधिक आत्मविश्वास रखते हुए, पूरी तरह से प्रिजम्प्ट्यूअस लड़की को मिटाने का इरादा रखते हुए। हालांकि उसके सेंसिंग के तहत, हालांकि युक्ति शर्मा गंभीर रूप से घायल और बेहोश थी, वह मरी नहीं, और बर्फ ठंडी नाड़ी ऊर्जा का एक संकेत लगातार उभरता हुआ प्रतीत होता था, उसके शरीर की मरम्मत करता हुआ। ऐसी स्थिति के लिए लंबे और पतले बुजुर्ग को केवल थोड़ा आश्चर्य हुआ, उसका अल्टीमेट लक्ष्य अभी भी युवान शर्मा था, या अधिक विशेष रूप से रक्त चंद्रमा जेड जो युवान शर्मा के व्यक्ति पर कहीं छिपा हुआ था। युक्ति शर्मा द्वारा अपने जीवन को जोखिम में डालने से बनाए गए अवसर का लाभ उठाते हुए युवान शर्मा पहले ही एक रॉकरी के ऊपर चढ़ गया था। यहाँ के इलाके के साथ उसकी परिचितता लंबे और पतले बुजुर्ग की तुलना में कहीं अधिक थी। लंबे और पतले बुजुर्ग ने तेजी से कदम रखा, युक्ति शर्मा को दूर भगा दिया था, और कुछ ही छलांगों और बाउंस के भीतर वह फिर से युवान शर्मा के पास बंद हो गया। लेकिन उसने जो नोटिस करने में विफल रहा वह ये था कि जब वह अभी भी युवान शर्मा से लगभग 10 फीट दूर था, तो मोटे कपड़े में युवा आदमी अचानक वापस मुड़ गया और उसे एक क्रिप्टिक मुस्कान चमकाया। क्या? युवान शर्मा की मुस्कान को देखकर लंबे और पतले बुजुर्ग ने अचानक अपने दिल की गहराई में एक स्पष्ट बेचैनी महसूस की, और फिर उसने युवा आदमी की दृष्टि खो दी, जिसने उसे बहुत चौंका दिया। तो यह है। हालांकि अगले ही पल लंबे और पतले बुजुर्ग को एहसास हुआ, क्योंकि उसने कई गुफाओं को वहीं देखा जहां युवान शर्मा गायब हो गया था। ऐसा लग रहा था कि लड़के ने जब वह ध्यान नहीं दे रहा था तब एक में गोता लगा दिया था। इस दृश्य को देखकर लंबे और पतले बुजुर्ग को कुछ राहत मिली। चूंकि यह एक गुफा थी तो एक अंत होना चाहिए। लड़के ने अपना खुद का डेड एंड चुना था और कोई और ब्लेम करने वाला नहीं था। सरसराहट की आवाजें। ठीक उसी समय जब लंबे और पतले बुजुर्ग गुफा में गोता लगाने वाले थे, वह गुफा के प्रवेश द्वार से आने वाली रसलिंग आवाजों के कारण रुक गए। एक और पल में लंबे और पतले बुजुर्ग की आंखें संकरी हो गईं, और वह अचानक कई मीटर पीछे हट गया क्योंकि उसने चौंकाने वाले रूप से एक उज्ज्वल हरे त्रिकोणीय सिर को गुफा के प्रवेश द्वार से प्रोट्रूडिंग देखा। जैसे ही इसका शरीर दिखाई दिया, ये कई फीट लंबी एक अत्यधिक जहरीली सांप निकला। नाड़ी शक्ति में मजबूत होने के बावजूद लंबे और पतले बुजुर्ग न तो एक नाड़ी परिष्करण मास्टर थे और न ही एक विषाक्त नाड़ी मास्टर। छुपा हुआ सर्प द्वीप के निचले विमान में होने के बावजूद कुछ जहर अत्यंत परेशानी वाले थे, और वह ऐसी परेशानी को आमंत्रित नहीं करना चाहता था। सरसराहट की आवाजें। उज्ज्वल हरे जहरीले सांप के उभरने के बाद अनकॉइलिंग काउंटलेस अन्य सर्पेंट्स को देखकर, जो रॉकरी को पल भर में भर रहे थे, लंबे पतले बुजुर्ग अपनी उच्च साधना के बावजूद अब यहाँ लिंगरिंग करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने जल्दी से पीछे कदम रखा, रॉकरी से दूर चले गए।
सौभाग्य से अत्यधिक जहरीले सांपों को रॉकरी की सीमा से परे उद्यम करने के लिए डिसइंक्लाइंड लग रहा था। वे सभी लंबे दुबले बुजुर्ग पर हिस कर रहे थे और अपनी जीभ को फ्लिकरिंग कर रहे थे, जाहिर तौर पर एक चेतावनी जारी कर रहे थे। स्विश स्विश स्विश। ठीक उसी समय जब लंबे दुबले बुजुर्ग निर्णायक थे, उनके बगल में हवा की वुशिंग आवाज सुनी गई और काले पहने हुए आकृतियों का एक समूह अचानक दिखाई दिया उसके अपने अधीनस्थ बुजुर्ग को रिपोर्ट करते हुए, इन 2 महिलाओं को छोड़कर सांगवान परिवार के कोई भी सदस्य जीवित नहीं बचे। धत, मौत के कगार पर सांगवान जी, उस बूढ़े आदमी ने अभी भी हमारे एक भाई को अपने साथ खींच लिया। काले पहने हुए पुरुषों के नेता कुछ असंतुष्ट लग रहे थे। जिसे एक फूल प्रूफ मैसेकर माना जाता था, उन्होंने एक आदमी खो दिया था, कुछ ऐसा जो उसने अनुमान नहीं लगाया था। लंबे दुबले बुजुर्ग ने अपना सिर घुमाया। काले पहने हुए आदमी के लहजे से अप्रभावित लग रहे थे। उसकी नज़र सांगवान ली और कनक की ओर शिफ्टिंग देखकर उसने दूर की रॉकरी की ओर इशारा किया और पूछा, मुझे याद है कि तुम लोगों के बीच एक मर्त्य रैंक उन्नत नाड़ी परिष्करण मास्टर है ना? क्या उन जहरीले सांपों को भगाने का कोई तरीका है? ये सुनकर काले पहने हुए पुरुषों में से एक आकृति आगे बढ़ी, उत्साह के साथ वॉलंटियरिंग। आश्वस्त रहें बुजुर्ग, बस कुछ सरल चालों के साथ इन जीवों से निपटा जा सकता है। ऐसा लग रहा था कि यह वह मर्त्य रैंक उन्नत नाड़ी परिष्करण मास्टर था जिसका लंबे दुबले बुजुर्ग ने उल्लेख किया था। कभी कभी, हालांकि ये नाड़ी परिष्करण मास्टर्स शक्तिशाली रूप से कुशल नहीं थे, उनकी तकनीकें प्रफाउंड थीं और यहाँ तक कि लंबे दुबले बुजुर्ग जैसे एक मजबूत साधक भी उनकी विधियों पर निर्भर था। लंबे दुबले बुजुर्ग को सिर हिलाते हुए देखकर काले पहने हुए आदमी ने देरी नहीं की, तुरंत अपनी कमर भंडारण से एक ग्रीनिश अगरबत्ती बाहर निकाली और एक मुस्कान के साथ कहा, ये डिटॉक्सिफिकेशन अगरबत्ती है जिसे मैंने खुद परिष्कृत किया है, साधारण जहरीले सांपों और कीड़ों के खिलाफ बहुत प्रभावी है। संक्षेप में समझाने के बाद मर्त्य रैंक उन्नत नाड़ी परिष्करण मास्टर ने अपने बाएं हाथ में अगरबत्ती पकड़ी और अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, स्पॉन्टेनियसली एक लौ को प्रज्वलित करते हुए, जिसने यहाँ तक कि लंबे दुबले बुजुर्ग की आंखों को ईर्ष्या से चमक दिया। पूरे नवखंड द्वीप में काउंटलेस साधक हमेशा एक नाड़ी परिष्करण मास्टर बनने का सपना देखते हैं, जो एक सबसे प्रतिष्ठित पेशा है। और काले पहने हुए आदमी द्वारा कंजर्ड लॉ स्पष्ट रूप से नाड़ी परिष्करण मास्टर्स के लिए अद्वितीय नाड़ी अग्नि का विशिष्ट था। डिटॉक्सिफिकेशन अगरबत्ती को जलाने के बाद काले पहने हुए आदमी ने हिचकिचाया नहीं, अगरबत्ती को पकड़े हुए जो हरी धुआं उत्सर्जित कर रही थी और रॉकरी के क्षेत्र में कदम रखा। वास्तव में मर्त्य रैंक उन्नत नाड़ी परिष्करण मास्टर द्वारा परिष्कृत डिटॉक्सिफिकेशन अगरबत्ती असाधारण रूप से प्रभावी थी। जैसे ही काले पहने हुए आदमी ने रॉकरी पर कदम रखा, काउंटलेस सांप, जैसे कि गंध से घृणा करते हों, जल्दी से एक रास्ता साफ कर दिया, जिससे आदमी को सीधे इंटीरियर की ओर बढ़ने दिया गया। इसे देखकर लंबे दुबले बुजुर्ग काफी खुश थे और युवान शर्मा को पकड़ने के लिए काले पहने हुए आदमी का रॉकरी में अनुसरण करने वाले थे। स्विश। ठीक तभी हर कोई रॉकरी के भीतर से गोल्डन प्रकाश की एक फ्लैश को फूटते हुए महसूस करता हुआ प्रतीत हुआ, फ्लीटिंगली, इतनी जल्दी कि वे सुनिश्चित नहीं थे कि यह सिर्फ एक इल्यूजन था। चिरप चिरप चिरप। जब ये गोल्डन प्रकाश चमका तो स्थिर शांत जहरीले सांपों का समूह, जैसे कि उत्तेजित या आज्ञा दी गई हो, अचानक एजिटेटेड हो गए। क्या हो रहा है? इसे देखकर मर्त्य रैंक उन्नत नाड़ी परिष्करण मास्टर का चेहरा बदल गया, लेकिन इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, काउंटलेस विषैले सांपों ने पहले ही उसके पूरे शरीर को घेर लिया था, उसे पल भर में खून से सना हुआ एक कंकाल कॉप्स के अलावा कुछ नहीं बना दिया। हजारों विषैले सांप काले पहने हुए आदमी के शरीर पर रोल गए और हरी धुआं का एक विफ धीरे धीरे उठा। डिटॉक्सिफिकेशन अगरबत्ती, जिसके बारे में उसने इतने आत्मविश्वास से बोस्टेड किया था, उसका कोई भी प्रभाव नहीं था, केवल उसके कंकाल कॉप्स के लिए डेकोरेशन के रूप में सेवा कर रहा था। इस दृश्य को देखकर लंबे दुबले बुजुर्ग का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया और उसके दिल में ट्रेपडेशन का एक संकेत रोज। एक अकेला विषैला सांप, यहाँ तक कि उनमें से 10 उसे डरा नहीं सकता था, क्योंकि ये केवल जहर के वाहक प्रतीत होते थे बजाय असली नाड़ी डीमंस के। लेकिन हजारों विषैले सांप एक साथ एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करते थे, यहाँ तक कि अगर लंबे दुबले बुजुर्ग हजारों को मार सकते थे, तो उनके जहर का एक भी स्पर्श शायद परेशानी भरा होगा। ये देखकर कि विषैले सांपों ने बिखरने के कोई संकेत नहीं दिखाए, लंबे दुबले बुजुर्ग की अभिव्यक्ति अत्यंत सोमा हो गई। हालांकि कंकाल अवशेषों को देखकर एक नया विचार अचानक उभरा। ऐसा लगता है कि जो लड़का गुफा में गया था, वह भी जहर से मर गया है। लंबे दुबले बुजुर्ग ने खुद से बुदबुदाया, यह विचार करते हुए कि युवान शर्मा की नाड़ी शक्ति साधना काले पहने हुए आदमी की तुलना में कहीं कम थी। अगर यहाँ तक कि एक मर्त्य रैंक उन्नत नाड़ी परिष्करण मास्टर एक पल भी नहीं टिक सका, तो युवान शर्मा कैसे जीवित रह सकता था? हालांकि वह लड़का मर गया है, रक्त चंद्रमा जेड को रिट्रीव किया जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि मुझे इन विषैले सांपों को दबाने के लिए कम से कम एक आध्यात्मिक रैंक नाड़ी परिष्करण मास्टर को खोजने की आवश्यकता है। लंबे दुबले बुजुर्ग ने तेजी से पॉन्डर किया, आखिरकार यह निर्णय लिया। ऐसा लग रहा था कि उसके पास सच में इन विषैले सांपों के साथ कोई और तरीका नहीं था।
इस जगह की रक्षा के लिए 2 आदमियों को छोड़ दो, किसी को भी पास मत आने दो। अपना निर्णय लेने के बाद लंबे दुबले बुजुर्ग ने अब और दौड़ल नहीं किया, अपने आदेश दिए और फिर काले पहने हुए पुरुषों को अनदेखा किया। उसने कनक को सिर हिलाया, जो समझ गई, और सांगवान ली को उठाया। 3 धीरे धीरे रॉकरी के विसिनिटी से प्रस्थान कर रहे थे। हालांकि काफी दूरी चलने के बाद कनक ने अचानक कुछ हद तक हेजी रॉकरी को वापस देखने के लिए मुड़ा। शायद केवल वह जानती थी कि युवान शर्मा सर्पकुंड में प्रवेश करने के बाद जरूरी नहीं कि मौत के लिए डूम हो, शायद एक दिन वे फिर से मिल सकते हैं। युवान शर्मा, यह एक आसान अवसर नहीं था जिसके लिए मैंने, कनक ने लड़ाई लड़ी। इस बार मैं तुम्हारे से अधिक शानदार जीवन जीऊंगी। धप। गुफा के भीतर गहराई में, यहाँ तक कि युवान शर्मा, जो पहले एक बार सर्पकुंड में प्रवेश कर चुका था, गलती से अपने सिर को एक प्रोट्रूडिंग तेज चट्टान से पैनिक में मारा, एक जोर से शोर पैदा किया और उसकी आंखों के सामने सितारों को फूटने दिया, डिजीनेस और धुंधली दृष्टि। स्विश स्विश स्विश। युवान शर्मा दर्द के लिए समायोजित होने से पहले उसके पास इसके बारे में सोचने का समय नहीं था, क्योंकि काउंटलेस सांपों के रेंगने की आवाजें उसके कानों में प्रवेश कर गईं, और उस पल में वह ये भी नहीं जानता था कि वह कहाँ था। हालांकि गुफा के अंदर अंधेरा था, फेंट प्रकाश के साथ युवान शर्मा घनी तरह से पैक किए गए विषैले सांपों को उसकी ओर झुंड में आते हुए देख सकता था, जाहिर तौर पर अगले ही पल उसे डुबोने वाले थे। युवान शर्मा निश्चित था कि सर्पकुंड की उसकी पिछली यात्रा के दौरान ऐसा नहीं हुआ था। ये केवल तब था जब वह एक निश्चित जगह पर पहुंचा कि उसे अचानक एक विषैले सांप ने काटा और वह पेरिश हो गया। उसके पिछले जीवन की स्मृति वहां समाप्त होती है। ये पार्थिव युद्ध देव की आत्मा के युवान शर्मा के शरीर में प्रवेश करने के बाद की स्मृति का एंड पॉइंट है, और जिस पल से वह फिर से जागा, आत्मा पार्थिव युद्ध देव की थी। यहाँ तक कि युवान शर्मा के जागने के बाद भी उस जगह में कभी भी इतने विषैले सांप नहीं थे। क्या ऐसा हो सकता है कि भाग्य में किसी प्रकार की दिव्य इच्छा है, या शायद पुनर्जन्म का एक चक्र उसे मरने और यहाँ पुनर्जन्म लेने के लिए था? युवान शर्मा के विचार कैओटिक थे, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी दाहिनी हथेली में एक सटल गर्मी महसूस की और एक रक्त लाल प्रकाश फूट पड़ा, जाहिर तौर पर उसके पूरे शरीर को घेरते हुए। अगले दृश्य में परिणामों ने चौंकाने वाले रूप से युवान शर्मा को डिलाइटेड किया, क्योंकि उसने अचानक पाया कि घने विषैले सांप, जैसे ही वे उसके पास से गुजरे, उसकी उपस्थिति को महसूस करने में असमर्थ लग रहे थे और एक साथ उसके पास से भ्रष्ट थे। यह एक पेक्यूलियर अनुभव था, शायद कुछ ऐसा जो कॉन्टिनेंट पर अन्य साधक कभी नहीं मिल सकते हैं। इस समय युवान शर्मा को ऐसा लगा जैसे वह एक विशेष स्थान में था जो विषैले सांपों से घिरा हुआ था, जो उसे एक ही काटने से मार सकते थे। लगभग 1 दर्जन सांसों के समय के बाद युवान शर्मा ने आखिरकार महसूस किया कि विषैले सांप उसके पास से गुजर चुके थे, और लिंगरिंग फियर्स के साथ उसने अपने हाथों और पैरों का उपयोग किया, गुफा की गहराई की ओर रेंगते हुए, ये जानते हुए कि अंदर एक विशाल क्षेत्र था। युवान शर्मा बाहर हो रही घटनाओं के बारे में नहीं जानता था, वह केवल इतना जानता था कि सांगवान परिवार का सर्पकुंड एकमात्र जगह थी जहां उसके जीवन को संभवतः बचाया जा सकता था। इसके अलावा इस जगह का उसके लिए महत्वपूर्ण अर्थ था। इसके बिना न केवल पार्थिव युद्ध देव का पुनर्जन्म नहीं होता, बल्कि युवान शर्मा खुद जहर से मर गया होता। कई दसियों मीटर आगे रेंगते हुए युवान शर्मा ने अचानक अपने पैरों के नीचे खालीपन महसूस किया, जल्दी से कुछ महसूस करते हुए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वह सीधे मध्य हवा से गिर गया, अपनी पहले से ही गंभीर चोटों में और चोटों को जोड़ते हुए। ये पता चला कि सर्पकुंड के भीतर गहराई में एक विशाल जगह थी, और जिस पैसेज में युवान शर्मा प्रवेश कर चुका था वह जमीन से लगभग 1 यांग ऊपर था, जिसे उसने समय पर याद नहीं किया था, और इस तरह वह अपनी पीठ पर फ्लैट गिर गया था। अपने पूरे शरीर में दर्द को सहन करते हुए युवान शर्मा ने जमीन से क्लैम्बर्ड अप करते हुए ग्रोन किया, और अगले ही पल उसने अचानक गुफा की गहराई के भीतर से अप्रत्याशित रूप से गोल्डन प्रकाश का एक बर्स्ट निकलते देखा। ये गोल्डन प्रकाश युवान शर्मा के लिए स्पष्ट था, और इसमें यहाँ तक कि गुफा की दीवारों को पेनिट्रेट करने की क्षमता भी थी, गुफा के बाहर फैलते हुए। यह अनजान कि इस गोल्डन प्रकाश ने उसे क्या लाया। इस समय वह इसकी ओर खींचा गया था और तुरंत 3 स्ट्राइड्स में 2 कदम उठाए, गुफा के स्थान में गहराई से चलते हुए, जहाँ अस्पष्ट गोल्डन प्रकाश अभी भी फ्लिकरिंग था। क्या है ये? पास आते हुए युवान शर्मा की आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसके सामने एक पत्थर का मंच था जिस पर एक गोल्डन स्फेरिकल अंडा पड़ा था और खोल फेंट गोल्डन प्रकाश उत्सर्जित करता था, जो अत्यंत अजीब और मिस्टिकल लग रहा था। यहाँ तक कि पिछले जीवन से पार्थिव युद्ध देव के अनुभव के साथ वह नहीं जानता था कि यह गोल्डन अंडा क्या था या इसमें क्या स्ट्रेंजनेस थी। वह केवल इतना जानता था कि उसने एक असाधारण दिव्य वस्तु की खोज की थी। क्या यह एक नाड़ी दानव अंडा हो सकता है? युवान शर्मा ने इसे सभी तरफ से जांचा, फेंट आभा महसूस करते हुए, और एक अनुमान लगाया, लेकिन जहां तक वह जानता था, ऐसा गोल्डन प्रकाश अंडा साधारण नाड़ी दानव पैदा नहीं कर सकते थे। इस गोल्डन अंडे का एक असामान्य मूल हो सकता था, दरार। ठीक उसी समय जब युवान शर्मा गोल्डन अंडे की जांच कर रहा था,
उसने अचानक अपने कानों में एक क्रैकिंग ध्वनि सुनी और अगले ही पल उसने अपनी आंखों को फोकस किया क्योंकि उसने देखा कि गोल्डन अंडे के शीर्ष ने उसे बिना जाने कब एक टाइनी क्रैक विकसित कर लिया था। क्या यह ऐसा संयोग हो सकता है? ये हैच होने वाला है। इसे देखकर युवान शर्मा की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई, थोड़ी पेक्यूलियर बन गई, ये सोचकर कि क्या यह ऐसा संयोग था कि जैसे ही वह गुफा में प्रवेश किया गोल्डन अंडा टूटने वाला था। क्या ये भी किसी प्रकार की दिव्य इच्छा हो सकती है? दरार दरार दरार। युवान शर्मा के पास अपने दिमाग में कैओटिक विचारों के बारे में सोचने का समय नहीं था। उसकी नज़र के तहत गोल्डन अंडे पर दरारें अधिक से अधिक न्यूमरस और घनी हो गईं, जैसे कि यह किसी भी पल में बर्स्ट ओपन होने वाला था। स्विश स्विश स्विश। उसी समय युवान शर्मा ने महसूस किया कि उसकी आंखें टूटी हुई दरारों से निकलने वाली चकाचौंध रोशनी से लगभग ब्लाइंडेड हो गईं, जो एक प्रोफाउंडली मिस्टिकल आभा के संकेत के साथ इंटेंस गोल्डन किरणों को रेडिएटिंग कर रही थीं। छपाक। जैसे ही युवान शर्मा मजबूत गोल्डन प्रकाश के लिए समायोजित होने की कोशिश कर रहा था, उसने अपने कानों में एक क्रैकिंग ध्वनि सुनी। फिर उसकी आंखों में प्रकाश जल्दी से कन्वर्ज्ड हो गया और जो दृश्य में आया, शैटर्ड एक्शेल्स के अलावा हवा में तैरता हुआ एक छोटा प्राणी था। क्या है ये? युवान शर्मा का चेहरा जिज्ञासा से भरा हुआ था क्योंकि उसने अपने सामने छोटे प्राणी को स्क्रूटिनाइज किया। यह एक टाइनी गोल्डन सांप था, या शायद अधिक सटीक रूप से एक छोटे कीड़े के रूप में वर्णित किया जा सकता है, क्योंकि यह टाइनी कीड़ा 3 इंच से कम लंबा था, यहाँ तक कि एक वयस्क की हथेली से भी छोटा। अगर कोई इसके गोल्डन हुए को अनदेखा करता तो यह एक प्रकार के कीड़े जैसा दिखता था जिसे एक घास धागे का कीड़ा कहा जाता है, जिसके साथ युवान शर्मा अक्सर एक बच्चे के रूप में खेला करता था। घास धागे के कीड़े छुपा हुआ सर्पद्वीप पर अत्यंत सामान्य हैं। उनमें आध्यात्मिक ज्ञान की कमी होती है और उन्हें जीवन का सबसे निचला रूप माना जाता है, जो साधारण लोगों द्वारा उल्लिखित चींटियों के समान है। लेकिन इस समय युवान शर्मा निश्चित रूप से इस गोल्डन सांप कीड़े को एक साधारण घास धागे के कीड़े के रूप में नहीं मानेगा। क्या आपने कभी एक घास धागे का कीड़ा देखा है जो जन्म के बाद हवा में तैर सकता है? यहाँ तक कि पृथ्वी रैंक नाड़ी दानव शायद उड़ नहीं सकते, है ना? स्पष्ट रूप से ये घास धागे के कीड़े जैसा सांप कीड़ा एक उड़ने वाला जानवर नाड़ी दानव नहीं था, इसलिए युवान शर्मा पहली नज़र से बता सकता था कि यह असाधारण था। उसके दिल में उत्साह की एक फेंट भावना थी। जैसे ही युवान शर्मा ने गोल्डन सांप कीड़े का अवलोकन किया, ये भी उसका मूल्यांकन करता हुआ प्रतीत होता था। इसकी गोल छोटी आंखें किसी तरह एक क्यूट डिमीना को एक्ज्यूडेड करती थीं, जो युवान शर्मा को सबकॉन्शियसली छोटे प्राणी के सिर को सहलाने के लिए प्रेरित करती थीं। युवान शर्मा के पिछले जीवन की यादों के अनुसार कई फॉर्मिडेबल नाड़ी दानव को सबजुगेट करना असंभव था। इसके अलावा एक मानव साधक के रूप में कई लोगों ने एक मजबूत नाड़ी दानव को अपनी खुद की नाड़ी आत्मा में परिष्कृत करने की मांग की, जिसने स्वाभाविक रूप से एक एंटागनिस्टिक संबंध के लिए मंच तैयार किया। हालांकि एक अपवाद था, अगर एक नाड़ी दानव की जन्म पर पहली दृष्टि एक इंसान थी, तो वह उस इंसान को अपना एकमात्र किन मान सकता था, जीवन भर के लिए उन्हें कभी धोखा नहीं देगा। जाहिर है युवान शर्मा ने इस संभावना के बारे में सोचा, इस प्रकार गोल्डन सांप कीड़े के लिए स्नेह का एक सर्ज महसूस किया। शायद यह इसलिए था क्योंकि यह जगह जहां उसका पुनर्जन्म हुआ था, गोल्डन सांप कीड़े के साथ एक अजीब समानता साझा करता था। नया जन्म गोल्डन सांप कीड़ा बविल्डर्ड लग रहा था, केवल युवान शर्मा की उपस्थिति को महसूस कर रहा था जब उसका दाहिना हाथ उसके सिर को छुआ, जिससे उसे तेजी से डॉज करने की कोशिश करने के लिए प्रेरित किया गया। स्विश। लेकिन उस पल में युवान शर्मा की दाहिनी हथेली में रक्तलाल क्रेसेंट मार्क से एक रक्तलाल चमक अचानक फूट पड़ी। ये रक्तलाल प्रकाश में एक मजबूत चिपचिपाहट थी। चाहे गोल्डन सांप कीड़ा कितना भी संघर्ष करे, वह मुक्त नहीं हो सका और डेस्परेशन से स्क्वील किया। ये रक्त चंद्रमा जेड है। युवान शर्मा कुछ हद तक समझा, तुरंत शक्ति को रक्त चंद्रमा जेड की तरह पहचानते हुए। यह आज पहली बार नहीं था कि इसने उसके नियंत्रण के बिना कार्य किया था, इसलिए वह केवल इसे होने दे सकता था। ची ची ची। गोल्डन सांप कीड़ा शक्तिशाली था, लेकिन रक्त चंद्रमा जेड मार्क से रक्त चमक और भी अधिक फॉर्मिडेबल थी। एक बिंदु पर क्रेसेंट मार्क से एक इंटेंस सक्शन बल अचानक इरप्टेड हो गया, सीधे गोल्डन सांप कीड़े को युवान शर्मा के शरीर में खींचते हुए। जैसे ही गोल्डन सांप कीड़े को अब्जॉर्ब किया गया, युवान शर्मा ने अचानक पहले कभी नहीं जैसा एक इंटेंस दर्द महसूस किया, जिससे वह असहनीय पीड़ा से तुरंत ब्लैकआउट हो गया। एक दुबला शरीर धीरे धीरे जमीन पर गिर गया। अगर वहां आउटसाइडर्स मौजूद होते तो वे देख सकते थे कि न केवल युवान शर्मा की दाहिनी हथेली से एक रक्त लाल चमक निकल रही थी, बल्कि उसका पूरा शरीर एक फेंट गोल्डन प्रकाश में लिपटा हुआ प्रतीत होता था, जो अत्यंत मिस्टिकल लग रहा था। सरसराहट सरसराहट सरसराहट। युवान शर्मा के बेहोश होने के लगभग आधे घंटे बाद सर्पकुंड के भीतर गुफा फिर से जीवंत हो गई। ये पता चला कि सर्पकुंड में रहने वाले विषैले सांप वापस आ गए थे, जिससे ऐसा एक अपराव पैदा हुआ था। ची ची ची।
हालांकि जब इन विषैले सांपों ने पत्थर के मंच पर शैटर्ड गोल्डन अंडे को देखा तो वे सभी शोरगुल करते हुए चैटर करने लगे, जाहिर तौर पर कुछ अत्यंत गंभीर खोज लिया था। एक निश्चित क्षण में कुछ और रोबस्ट विषैले सांपों ने कुछ पाया। वे जल्दी से बाहर निकल आए, पत्थर के मंच द्वारा युवान शर्मा के शरीर को कुछ बार सर्कलिंग किया। एक विशेष गंध को सूंघने के बाद वे आखिरकार रिलैक्स्ड हो गए। यह अनक्लियर था कि उन कुछ विषैले सांपों ने किसी प्रकार का सिग्नल भेजा था, लेकिन घनी तरह से पैक किए गए सांप व्यवस्थित रूप से अपनी गुफाओं में वापस आ गए। एक पल के लिए सर्पकुंड के भीतर का स्थान शांत हो गया, जिससे किसी को ये सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा कि ट्रैंक्विलिटी कब फिर से टूट सकती है। समय तेजी से बीतता गया और एक महीना पलक झपकते ही निकल गया। शूश। एक दिन सांगवान परिवार के हवेली के भीतर हवा के कटने की एक अचानक आवाज उठी और फिर कहीं से पूरी तरह से सफ़ेद बालों और दाढ़ी वाला एक वृद्ध आकाश में प्रकट हुआ। अजीब बात यह थी कि जब वह वृद्ध प्रकट हुआ तो चट्टान बाग के सामने खड़े दो काले वस्त्रों वाले साधक उसे देखकर भी अनदेखा कर गए, मानो उन्होंने उस वृद्ध की उपस्थिति को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया हो। इस सफ़ेद बालों वाले वृद्ध ने सांगवान परिवार की हवेली के भीतर टिकी हुई रक्त की एक हल्की सी गंध महसूस की। उसने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकुड़ी, लेकिन अपनी स्थिति को देखते हुए उसने ऐसी छोटी मोटी बातों पर ध्यान न देने का फैसला किया। बस एक विचार से उसकी आकृति पहले से ही चट्टान बाग के सामने थी। यह उल्लेखनीय है कि इतनी नज़दीकी दूरी पर भी चट्टान बाग से 10 मीटर दूर खड़े दोनों पहरेदार साधक उस वृद्ध को बिल्कुल भी नहीं देख पाए, और यहाँ तक कि वे हिले तक नहीं। सफ़ेद बालों वाले वृद्ध ने उन दोनों साधकों पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब वह चट्टान बाग के सामने प्रकट हुआ तो उसकी भौहें और भी कसकर सिकुड़ गईं और वह खुद से बड़बड़ाया, अजीब, मैं कुछ भी क्यों नहीं महसूस कर पा रहा हूँ। शूश। हवा के टूटने की एक और आवाज़ सुनी गई और सफ़ेद बालों वाले वृद्ध की आकृति अचानक गायब हो गई। तभी दो दूर खड़े साधकों ने कुछ हद तक उलझन में पीछे मुड़कर चट्टान बाग की तरफ देखा, फिर भी उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। भाई, क्या आपने कोई अजीब आवाज़ सुनी? एक साधक ने, मानो अपनी गर्दन सिकोड़ते हुए, एक उलझन भरे भाव के साथ पूछा। आपने भी यह महसूस किया? दूसरे साधक का भाव थोड़ा बदल गया, फिर उसने पीछे मुड़कर चट्टान बाग की तरफ एक टकटकी लगाई और कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि वे विषैले सर्प फिर से बाहर आने वाले हैं? इन शब्दों के साथ शर्मा उपनाम वाले साधक की आकृति कांप गई और फिर दोनों साधक मौन रूप से कई मीटर पीछे हट गए, जिससे उन्हें थोड़ा सुरक्षित महसूस हुआ। सर्पकुंड के भीतर युवान शर्मा अभी भी बेहोश था और अज्ञात कारणों से वह पूरे 1 महीने से बेहोश था, जो लगभग समझ से परे था। इस क्षण युवान शर्मा के बगल में अचानक पूरी तरह से सफ़ेद बालों और दाढ़ी वाला एक वृद्ध प्रकट हुआ, जिससे किसी को भी आश्चर्य हो सकता है कि वह संकरी गुफा से तुरंत यहाँ तक कैसे पहुँच गया। बेशक ये बातें महत्वपूर्ण नहीं थीं। महत्वपूर्ण बात यह थी कि जैसे ही यह सफ़ेद बालों वाला वृद्ध अंदर आया और एक निश्चित आभा को महसूस किया, उसका भाव अत्यंत क्रोधित हो गया, मानो वह किसी ऐसी चीज़ से टकरा गया हो जो बिल्कुल भी स्वीकार्य न हो। क्यों? ऐसा क्यों हो गया है? वृद्ध से क्रोध से भरी एक धीमी आवाज़ निकली, जिसने उसके दिल की अत्यधिक बेचैनी को उजागर कर दिया। उसकी टकटकी सोए हुए युवान शर्मा पर तीव्रता से टिकी हुई थी, मानो उसकी आंखों से लपटें निकलने वाली हों। 1000 साल हो गए। उस समय जब मैंने इस सुनहरे नाग अमृत को खोजा था तो मुझे डर था कि यह उन पुराने साथियों का ध्यान आकर्षित करेगा, इसलिए मैंने इसे सबसे कम महत्वपूर्ण छुपा हुआ सर्पद्वीप में छिपा दिया, यह अनुमान लगाते हुए कि नाग अमृत जल्द ही इन दिनों में बाहर निकलेगा। मैं इस निचले क्षेत्र में केवल ये जानने के लिए दौड़ा कि इस लड़के ने इसका फ़ायदा उठा लिया। सफ़ेद बालों वाला वृद्ध क्रोध से भरा हुआ उपहास से हंसा, और जैसे ही वह बोला, ऐसा लगा कि वह सुनहरा नाग अमृत जिसे युवान शर्मा ने अनजाने में अपने शरीर में समाहित कर लिया था, वह कुछ ऐसा था जिसे उसने 1 सहस्राब्दी पहले छोड़ दिया था। ये कैसा भाग्य का मोड़ था। हम केवल नाड़ी प्रवेश क्षेत्र के मध्य चरण में एक मामूली कीट एक ऐसी दिव्य वस्तु पर अधिकार करने की हिम्मत करता है, यह एक पूरा मजाक है। सफ़ेद बालों वाला वृद्ध स्पष्ट रूप से क्रोधित था। जैसे जैसे वह बोलता गया, वह और भी क्रोधित होता गया, और जल्द ही एक अदृश्य आभा उसके चारों ओर घूमने लगी। उसकी आंखों में हत्या का एक संकेत चमक रहा था। 1000 साल की योजना किसी और ने हड़प ली, और कोई भी नहीं बल्कि छुपा हुआ सर्पद्वीप से एक महत्वहीन कीट। स्वाभाविक रूप से वृद्ध के मन में मारने के विचार थे, और अपनी स्थिति के साथ युवान शर्मा, एक निचले स्तर के साधक को मारना उस पर बिल्कुल भी भारी नहीं पड़ेगा। जैसे ही सफ़ेद बालों वाला वृद्ध युवान शर्मा पर एक हथेली से वार करके उसे रक्त की धुंध में बदलने वाला था, युवान शर्मा, जो जमीन पर लेटा हुआ था, अचानक करवट बदल ली। उसका दाहिना हाथ जो उसके पेट पर था, इस क्षण पलट गया, जिससे एक रक्त लाल अर्धचंद्र के आकार का निशान प्रकट हुआ। यह क्या है? रक्त चंद्रमा मणि। सफ़ेद बालों वाले वृद्ध की आंखें तेज हो गईं, और पहले का क्रोध तुरंत गायब हो गया, जिसकी जगह एक गहरा अविश्वास आ गया। वह बड़बड़ाया, क्या ये बच्चा चंद्रदेव महल से है? लेकिन ये कैसे संभव है? ये तो छुपा हुआ सर्पद्वीप है। उलझन में पड़े सफ़ेद बालों वाले वृद्ध की आभा और हत्या का इरादा काफ़ी कम हो गया था,
और कई सवाल उसके दिमाग में भर गए थे। जब उसके स्मृति की गहराई से जानकारी का एक टुकड़ा निकाला गया तो वह कारण और प्रभाव को समझना शुरू कर दिया। क्या वह अफवाह सच हो सकती है? एक निश्चित संभावना के बारे में सोचते हुए वृद्ध की आंखों में उलझन बहुत कम हो गई। फिर भी यह सोचकर कि उसने 1000 साल तक जिस वस्तु की योजना बनाई थी वह इस मध्य स्तर के नाड़ी प्रवेश क्षेत्र के बच्चे द्वारा ले ली गई थी, वह कुछ हद तक अनिच्छुक महसूस किया। चलो जाने दो, अगर यह वास्तव में ऐसा है तो शायद ये स्वर्ग की इच्छा है और स्वर्ग के आदेश का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। आखिर अगर मैं इस बच्चे को मार भी देता हूं तो मैं सुनहरे नाग अमृत को वापस नहीं पा सकूंगा, तो मैं तुम्हें इसका फायदा उठाने देता हूं। अपने दिल में लंबे समय तक झिझकने के बाद सफ़ेद बालों वाले वृद्ध ने आखिरकार युवान शर्मा को गहरी टकटकी से घूर कर देखा और अपने हत्या के इरादे को छोड़ दिया। हत्या का इरादा कम होने के बाद सफ़ेद बालों वाले वृद्ध ने युवान शर्मा का अधिक सावधानी से निरीक्षण किया और कुछ महसूस करने पर उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। इस नौजवान की साधना ज्यादा नहीं हो सकती है, लेकिन उसकी आत्मा की शक्ति वास्तव में उल्लेखनीय है। ये कैसे हो सकता है? स्पष्ट रूप से सफ़ेद बालों वाला वृद्ध कोई साधारण पर्यवेक्षक नहीं था। हालांकि युवान शर्मा बेहोश था, उसने तुरंत बाद वाले की असाधारण आत्मा की शक्ति को महसूस किया। युवान शर्मा पार्थिव युद्ध देव की आत्मा के रूप में पुनर्जन्म लेकर, हालांकि ऐसी आत्मा की शक्ति वृद्ध की आंखों में विशेष रूप से प्रभावशाली नहीं हो सकती है, लेकिन नाड़ी प्रवेश क्षेत्र के केवल मध्य चरण में छुपा हुआ सर्पद्वीप से एक युवा व्यक्ति में इसका अस्तित्व एक अजीब विसंगति थी। ऐसा लगता है नौजवान कि तुम्हारा चंद्र देव महल के साथ कुछ संबंध है। इसे समझने में असमर्थ होकर वृद्ध ने आखिरकार इसे अपने दिमाग में एक अनुमान का श्रेय दिया और आगे न सोचने का फैसला किया। मैंने सुना है कि चंद्र देव महल और नक्षत्र चयन मीनार हाल ही में एक दूसरे के गले में आ गए हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या छुपा हुआ सर्पद्वीप के छोटे परिवारों ने भी इसका दुष्प्रभाव झेला है। हालांकि वृद्ध सीधे यहाँ आया था, उसने बाहर हुए खूनी नरसंहार को देखा और बहुत कुछ अनुमान लगाने से खुद को रोक नहीं पाया। हालांकि अगले ही क्षण सफ़ेद बालों वाले वृद्ध ने इन अप्रासंगिक मामलों के बारे में सोचना बंद कर दिया। निचले क्षेत्र में उतरने का उसका एकमात्र उद्देश्य उस वस्तु को प्राप्त करना था जिसे युवान शर्मा ने अपने शरीर में समाहित कर लिया था, और चूंकि उसकी योजना विफल हो गई थी, वह स्वाभाविक रूप से यहाँ और अधिक देर तक रहना नहीं चाहता था। नौजवान, मेरे सुनहरे नाग अमृत को प्राप्त करके अगर तुम एक दिन छुपा हुआ सर्पद्वीप के आकाश में उड़ते हो तो उस उपकार को मत भूलना जो मैंने आज तुम्हारे लिए किया है। जैसे ही सफ़ेद बालों वाले वृद्ध की आवाज़ धीमी हुई, उसने ज़मीन पर बेहोश युवान शर्मा पर एक गहरी नज़र डाली, फिर उसकी पूरी आकृति सर्पकुंड के भीतर गहराई में गायब हो गई। शूश।